आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं मानस पांडे आपको पढ़ा रहा हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था और ख़ास तौर से यूपीएससी, यूपीपीएससी और स्टेट लेवल की जितनी भी भारत में परीक्षाएं होती हैं, हर उस परीक्षा के लिए भारतीय संविधान के बारे में। अब यहाँ ज़रूरी बात यह है कि मैं आपको सब कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई आपको पीएचडी नहीं करनी है पॉलिटी में, आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, इसलिए उतना ही ज़रूरी है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का ये टॉपिक एक ही बार में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इस टॉपिक से अगर कोई प्रश्न आता है तो बस इतना ही होगा। तो चलिए, क्या है टॉपिक? ट्रिब्यूनल मतलब न्यायाधिकरण। क्या? न्यायाधिकरण। पहले आपको समझना होगा ये ट्रिब्यूनल शब्द की चर्चा संविधान के कहाँ पे की गई है। तो पहले मैं बता दूं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिब्यूनल जैसा कोई शब्द नहीं था। ये बात आप याद रखिएगा, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिब्यूनल जैसा कोई शब्द नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 ने एक नया पार्ट ऐड किया, 14A। याद रखिएगा 14A, यही आपको रटना है। एग्जाम में बार बार आता है। जितने भी न्यायाधिकरण हैं किसके तहत हैं, किस अनुच्छेद के तहत हैं? अनुच्छेद तो 323A और B है, याद रखिएगा 323A और B, लेकिन कौन सा भाग है? तो याद रखिएगा भाग 14A। ये नया जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया न्यायाधिकरण शब्द, और इसके लिए 2 आर्टिकल बनाए गए। संविधान में जोड़ा गया, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 2 आर्टिकल बनाए गए, एक है आर्टिकल 323A और दूसरा आर्टिकल 323B। दोनों में अंतर समझिए, फिर मैं आपको ट्रिब्यूनल शब्द का अर्थ समझाऊंगा। पहले देख लीजिए, ट्रिब्यूनल शब्द में 2 चीज़ आती हैं। एक तो है प्रशासनिक न्यायाधिकरण। आर्टिकल 323A प्योरली बताता है प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में। ये यूपी पीसीएस ने कम से कम 4 बार प्रश्न पूछा है, क्या कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिए कौन सा आर्टिकल है। तो याद रखिए 323A। उसको छोड़ के बाकी जितनी चीज़ें हैं, अदर मैटर्स के लिए कौन सा न्यायाधिकरण का आर्टिकल है? 323B। ये आपको एकदम रट लेना है, क्योंकि यही 2 आर्टिकल और ये बार बार घुमा फिरा के इसका कौन सा भाग, कौन सा संविधान संशोधन, यही सब बार बार पूछता है। अब आ जाइए, मैंने आपको क्या बताया, कुल कितने आर्टिकल जोड़े गए हैं? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है न्यायाधिकरण, न पूरा जुडिशियरी। याद रखिए, न पूरा जुडिशियरी, न पूरा न्यायिक हो, न पूरा प्रशासनिक हो। तो प्रशासनिक और न्यायालय के चीज़ों को जोड़ करके बनता है क्या? न्यायाधिकरण। याद रखिएगा ये सेमी जुडिशियरी है। कैसा है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। तो कभी भी पूछो ट्रिब्यूनल कैसा होता है, तो अर्ध न्यायिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रशासनिक लोग भी हैं और न्यायपालिका के लोग भी रहते हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको ये रटना है, याद रखिएगा। सबसे पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। अच्छा, अब आपको 2 चीज़ क्लियर हो गई। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स किस आर्टिकल के तहत होंगे? आर्टिकल 323A के तहत। ये मैंने आपको बताया। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हैं वो किसके तहत होंगे? आर्टिकल 323A के तहत। आमतौर पे याद रखिए, एक तो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, मतलब संघ के लिए, और दूसरा है राज्यों के लिए, सैट। तो 2 एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, एक तो होता है कैट, दूसरा होता है सैट। आप याद रखिएगा, दोनों के दोनों किस में आते हैं? 323A में आते हैं। यहां देखिए 1985 में, कब? 1985 में, यही जो 42वां संविधान संशोधन 1976 का था, संशोधन ट्रिब्यूनल एक्ट, उसी के तहत जो बनाया गया पहला, याद रखिएगा, पहला सेंट्रल मतलब केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना 1985 में की गई। कहाँ की गई? दिल्ली में की गई। आज के टाइम पे भारत में कुल 19, कितनी? याद रखिएगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पीआईबी न्यूज़ से मैंने ली है, तो बिल्कुल भी बुक में गलत गलत लिखा हो तो उसको अपडेट कर लीजिएगा। 19 रेगुलर बेंच हैं किसके? कैट की। कैट का मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये क्या काम करता है मैं बता दूं पहले आपको। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, देख रहे हैं ना, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। 19 रेगुलर बेंच हैं, 17 जो हैं वो अलग अलग, जितने भी हाई कोर्ट हैं उनके अंडर में काम करती है। यहाँ ज़रूरी बात यह है, याद रखिएगा, कोई भी न्यायाधिकरण हो, कोई भी ट्रिब्यूनल होगा, उसकी अपील कहाँ की जा सकती है? हाई कोर्ट में की जाती है। याद रखिएगा, अगर यहाँ की चीज़ों से आप संतुष्ट नहीं है, कैट के डिसीजन से आप संतुष्ट नहीं होते हैं, तो कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट? नहीं, कहाँ? हाई कोर्ट। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा 2 बेंच और हैं जयपुर और लखनऊ में। ये याद रखिएगा, ये बार बार आता है। 19 रेगुलर बेंच हैं, जिनमें से 17 बेंच तो हाई कोर्ट में हैं, अलग अलग हाई कोर्ट में, और 2 और हैं जयपुर और लखनऊ में। अच्छा, ये क्या है? कैट करता है क्या है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या करता है? जितने भी संघ लोक सेवा के, याद रखिएगा, जितने भी ऑल इंडिया सर्विस के हों, ध्यान से सुन लीजिए,
जितने ऑल इंडिया सर्विस के कर्मचारी हों, सेंट्रल सिविल सर्विसेज में हों, सिविल पोस्ट हों, सेंट्रल और सिविलियन के हों, और एम्प्लॉयज़ ऑफ अलग अलग सर्विसेज, जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, याद रखिएगा, उनकी नियुक्ति और सर्विस से संबंधित विवादों को सुलझाता है। याद रखिएगा क्या, जितने भी सेंट्रल कर्मचारी हैं, सेंट्रल मतलब सेंट्रल सिविल सर्विसेज, यहाँ पे आपको ये लाइन जरूर रखनी होगी, हर वो आदमी जो सेंट्रल में पब्लिक लोक सेवा में पब्लिक सर्विस में इन्वॉल्व है, ठीक है, उनकी नियुक्ति और उनके सर्विस से संबंधित विवादों का निपटारा कहाँ पे होता है, कैट में होता है। इसी तरीके से राज्यों के सिविल सर्विसेज और उनकी नियुक्ति से संबंधित निपटारा कहाँ पे होगा, सेट में होगा। जरा कैट के बारे में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैट में कुल 70 सदस्य है। कैट क्या है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के कितने सदस्य हैं, 70 सदस्य हैं, जिनमें आधे आधे हैं। 35 जो होते हैं न्यायिक सदस्य होंगे और 35 प्रशासनिक, मतलब 35 लोग आईएएस जाएंगे और 35 लोग जुडिशियरी से जाएंगे। इसी में याद रखिए कुल संख्या कितनी है, 70। तो 69 लोग होते हैं प्लस एक क्या होता है, इनका जो होता है चेयरमैन होता है। ये आप एकदम रट डालिएगा, इसका चेयरमैन मिला के कुल कितने लोग होते हैं कैट में, 70 लोग होते हैं। चेयरमैन को मिला के कुल 70 लोग, 35 न्यायिक होते हैं और 35 गैर न्यायिक या प्रशासनिक होते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा ये जो चेयरमैन है ये कैसा होगा, न्यायिक कि गैर न्यायिक, तो ये दोनों हो सकता है। याद रखिए जो चेयरमैन है वो न्यायिक भी हो सकता है, प्रशासनिक भी हो सकता है, लेकिन वर्तमान में जो कैट के जो चेयरमैन हैं वो जुडिशियल स्ट्रीम से हैं, ठीक है ना। जो चेयरमैन होता है वो 65 साल, याद रखिएगा कौन सा, जो चेयरमैन होता है वो 5 साल, मतलब 5 साल टेन्योर रहेगा या 65 वर्ष की आयु तक, और जो अन्य मेंबर्स हैं मतलब 69 मेंबर जो हैं वो 62 वर्ष की आयु और 5 साल तक कार्य करते हैं। याद रखिएगा सीआरपीसी जो होता है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत नहीं गवर्न होता ये कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड है। याद रखिएगा ये बहुत ज़रूरी है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड होता है। 1908 का सीआरपीसी इस पे नहीं, 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड इस पे लागू नहीं होता। इसमें कोई भी वॉइस चेयरमैन नहीं होता है कैट में, पहले हुआ करते थे फिर हटा दिए गए, ठीक है। अब ऐसे जैसे कैट होता है, एक और बात, कैट में लोगों की नियुक्ति कैसे की जाती है, किसके होती है, एक चयन समिति होती है, एसीसी, क्या होती है, एसीसी चयन समिति। वो कैसे होती है, सुप्रीम कोर्ट, भारत के जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो रिकमेंड करेगा, याद रखिएगा, चयन समिति की सिफारिश करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो चयन समिति करेगी मतलब मेंबर की नियुक्ति। अब आ जाइए 1985 में ही सैट बना, जैसे कैट बना सेंट्रल के लिए वैसे राज्यों के लिए क्या बना, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया गया, ये आपको याद रखना है। दूसरा आ जाइए आर्टिकल 323B, ये बहुत ज़रूरी है। 323A क्या कहता है, 323A दो चीज़ें कहता है, एक तो कैट के बारे में बताता है और दूसरा सैट के बारे में बताता है। मतलब जितने भी संघ के कर्मचारी, याद रखिएगा सेंट्रल जितने भी सिविल सर्विसेज के लोग हैं उनकी नियुक्ति और उनकी सर्विस से संबंधित विवाद कैट में, और राज्यों के जितने सिविल सर्विसेज हैं उनसे नियुक्ति और उनकी सर्विस से संबंधित विवाद सेट में। अब आ जाइए फिलहाल आर्टिकल 323B। आर्टिकल 323B क्या कहता है, याद रखिएगा, जो चीज़ें ये मैटर नीचे दे रखी है इन विवादों को सुलझाने के लिए, जैसे कराधान या टैक्सेशन से संबंधित कोई विवाद हो तो उसके लिए अलग न्यायाधिकरण, फॉरेन एक्सचेंज इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित के लिए अलग, इंडस्ट्रियल और लेबर से संबंधित एक अलग, वो लैंड रिफॉर्म करना हो तो उसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है, फूड स्टाफ, रेंट, किराएदारी अधिकार से संबंधित रेंट, इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से संबंधित कोई विवाद हो तो उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है। ये सब ट्रिब्यूनल किसके आधार पर होंगे, 323B के। तो 323A में क्या है, क्लियर हो गया, कैट और सेट, ठीक। 323B में क्या है, उसके अलावा जो जो चीज़ें हैं वो 323B में है। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जो नदी विवाद है उसका ट्रिब्यूनल कौन से आर्टिकल के तहत चलता है। नदी विवाद, जो नदियों का बंटवारा विवाद होता है वो कौन से आर्टिकल के तहत गवर्न होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है यूपीपीसीएस में, आरओ में, यूपी के किसी भी एग्जाम में और भारत के हर स्टेट लेवल के एग्जाम में इससे बाहर कभी कोई प्रश्न पूछ ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।